नमस्ते दर्शकों एंड स्वागत है आपका साई दीपक जी। और आज नमस्ते हम सर। बात करने जा रहे हैं इस पुस्तक पर। ये इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये पुस्तक जो है बेस्ट सेलर है और टॉप 20 में चल रही है। लगातार 1 महीना हो गया इसको पब्लिश हुए। और यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़ लें। एक बात और बता दूं कि ये एक ट्रायलॉजी है। इट इज़ अ ट्रायलॉजी, मीन्स त्रयी। So this is first part of the trilogy, and this starts approximately about the time the British came in, और ये 1919 तक है जो उसका शेष पार्ट है। स्पेशली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल फॉलो लेटर। एम आई राइट? जी सर, बिल्कुल। तो मेरा जो है, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपने जो इस पुस्तक में लिखा है वो दर्शकों को हम कन्वे कर सकें। तो आपने शब्द यूज किया है इसमें, कॉलोनियलिटी। तो क्या आप स्पष्ट करेंगे हमारे दर्शकों को कि कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियलाइजेशन में क्या अंतर है? जी सर। तो आपके दर्शकों को तो उपनिवेशवाद का जो शब्द है ये तो उनको मालूम ही होगा, उनको पता ही होगा। सो कॉलोनियलिज्म जो एक पॉलिसी या फिर एक नीति के तौर पे अपनाई गई थी, इसके पीछे की जो सोच थी, जो मानसिकता थी, इसी को कहते हैं कॉलोनियलिटी। क्योंकि हर नीति के पीछे एक सोच होती है, एक विचार होता है जो उसको, उस नीति को आगे बढ़ाता है। तो कॉलोनियलिटी जो है उस नीति के पीछे की मानसिकता के बारे में उसके बारे में सोचता है और उसका विश्लेषण करता है कि उपनिवेशवाद को ऐसे कौन से फैक्टर्स चला रहे थे। क्या वो सिर्फ रेस की वजह से आगे बढ़ रहा था, या फिर उसके पीछे क्रिश्चियनिटी और उनका जो उसकी जो टीचिंग्स हैं उसका भी हाथ है या नहीं। इसको हम जानने की कोशिश करते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं कॉलोनियलिटी के द्वारा। तो इस पूरे एक्सरसाइज का ये लेट्स से ऑब्जेक्टिव है या फिर ये गोल है कि क्या हम सिर्फ एक पास्ट की ओर या फिर अतीत की ओर देख रहे हैं, या फिर उसके जो आज के इफेक्ट्स हैं, कॉलोनियलिटी का जो हमारे आज के समाज पे या फिर भारत के आज के सोच विचार के धारा के ऊपर जो इफेक्ट है, इस पे क्या इफेक्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर हम बहुत ही सरल भाषा में कहें तो हम लोगों ने हर बार ये सुना होगा कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन यहाँ पे भूरे साहिब या ब्राउन साहिब को छोड़ के चले गए। तो ये ब्राउन साहिब कौन है, इसका सोच कैसा है, और ये अपने लेट्स से अंग्रेजी मास्टर के लेट्स से प्रोजेक्ट को भारत में आगे क्यों बढ़ा के लेके जा रहा है, उसकी क्या इंसेंटिव है, उसकी क्या वजह है, इसको सोचने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी हम संविधान की बात करते हैं आज के डेट में, हमें ये लगता है कि भारतीय संविधान और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच में एक अंतर विरोध है। इस अंतर विरोध का कारण क्या उपनिवेशवाद के पीछे की सोच है, इसी को मैं समझने की कोशिश करता हूँ इस त्रयी के द्वारा। तो पहले पुस्तक में मैंने 1492, सो दैट वुड बी 1492 से लेके 1919 तक मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि भारत का जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, जिसको आप भी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसके पीछे की सोच क्या थी। दूसरे बुक में या दूसरे पुस्तक में मैं 1920 से लेके 1951 तक के पीरियड को मैं समझने की कोशिश करता हूं। जब संविधान पहले आया था तब 1935 का एक एक्ट है, उसके बाद 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन है या 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद संविधान में सबसे पहले जो संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है, जब बोलने की जो स्वेच्छा है उसको उसके ऊपर के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको और भी ज्यादा कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के सलाह मशवरे के बेसिस पे। इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा दूसरे पुस्तक में। इस तरह के तीसरे पुस्तक में मैं 1952 जब पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे तब से लेके राम जन्मभूमि के जजमेंट तक, विच इज 9 नवंबर 2019 तक के पीरियड को मैं समझने की कोशिश करूंगा। इन तीनों पुस्तकों में मेरा एक ही मकसद है कि भारतीय संस्कृति या सभ्यता जो है
इसका संविधान के अंदर क्या स्थान है, संविधान हमें उद्धार के नजरिए से देखता है या फिर हमें अपने जीवन मूल्यों के बेसिस पे, उनके आधार पे हमें जीने की स्वतंत्रता देता है या नहीं, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, आपकी पुस्तक मैंने एक क्विक रीडिंग की है जी, और मुझे लगता है इसको 2-3 बार पढ़ के इसका पूरा सेंस निकलेगा इसमें से। तो जो मैंने मुख्यतः पाया इसमें कि आपने जो है अधिकतर इसको जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म है या कॉलोनियलिटी है उसके व्यू पॉइंट से देखने का प्रयास किया है। अब ये जो कॉलोनियलिटी वर्सेस कॉलोनियलिज्म वाली जो बात होती है, हम देखते हैं कि कई लोगों ने इसको, जैसे शशि थरूर जिनके साथ आपकी डिबेट भी हो चुकी है और जो जयपुर डायलॉग्स पे आने से घबराते हैं लेकिन दूसरी जगह आपकी पकड़ में आ गए, तो वे दो तरह की बातें करते हैं। वो कॉलोनाइजेशन को तो बहुत खराब बताते हैं, स्पेशली ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, भारत के, लेकिन कॉलोनियलिटी उनके लिए ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सुंदर आइडिया है, इट्स अ ग्रेट आइडिया कि इंडिया जो है इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की बात वहां पे आती है। और दूसरे जो उसको वो साथ में, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसमें छौंक दे देते हैं इस्लामिक आइडियाज की। Islamic ideas are more crude, they are not as subtle as the Western ideas. They do a very thorough job, whatever they want to do. जो आपके जो मैं अभी आपके पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पहले सेक्शन की कॉलोनियलिटी। जी। तो क्या इसको इस तरह से देखना उचित होगा कि लोग जो है कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियलिटी में एक्चुअली फर्क नहीं कर पाए और कॉलोनियलिटी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, कॉलोनाइजेशन को खराब बताते रहते हैं? तो शशि थरूर जी के साथ जब मेरी डिबेट हुई थी तब उन्होंने भी ये कहा था कि मैं ये नहीं मानता कि भारत का जो अस्तित्व है वो सिर्फ संविधान से शुरू होता है या 1947 से शुरू होता है। टू बी फेयर टू हिम, ही एक्चुअली एडमिटेड कि ऐसा नहीं है। मेरा तो ये जरूर मानना है कि हमारी संस्कृति उससे भी पुरानी है, ही सेड दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शशि थरूर जी एक दूसरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको वो कहते हैं सिविक नेशनलिज्म। ओके, और उनका ये मानना है कि भारतीय संविधान के तहत हिंदू नेशनलिज्म का कोई स्थान नहीं है, सिविक नेशनलिज्म के लिए जगह है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब ये बुद्धिजीवी सिविक नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये हमें ये समझाने की कोशिश नहीं करते हैं कि इस सिविक नेशनलिज्म का फाउंडेशन क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इसका नींव क्या है और इसका स्रोत क्या है, ये कभी नहीं बताते हैं। और इस सिविक नेशनलिज्म को ये कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। और ये सिर्फ ऐसे वर्ड्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये भारत के अतीत को, इसके प्रेजेंट को और इसके भविष्य को, तीनों को ये पूरी तरह से सेक्युलराइज करना चाहते हैं, ताकि हमारी जो आइडेंटिटी है, जो धार्मिक आइडेंटिटी है, जो हिंदू आइडेंटिटी है, उसको कोई पकड़ न मिले लोगों के बीच, ताकि लोग हमेशा ये माने कि भारत हमेशा से इस सर्वधर्म संभव के चक्कर में फंस गया है और हम यही माने आ रहे हैं और हमने कभी ये नहीं माना है कि हमारा कोई अस्तित्व है और हमारी कोई पहचान है। ये एक बहुत ही मिस्चिवस पोजीशन है क्योंकि ये धर्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से सेक्युलराइज कर देती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री इनके इस सोच के आड़े आता है क्योंकि हिंदवी स्वराज्य का जो कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत ही पुराना है। ये तो शिवाजी के दौर पे, छत्रपति महाराज शिवाजी के दौर पे था और उसके पहले भी था। तब जब हिंदवी स्वराज की बात हो रही है और जब ये कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों को म्लेच्छों से हमें विमुक्त कराना है, अगर यही उनकी भाषा रही है और यही उनकी सोच है, तो आप हम पे ये लांछन कैसे लगा सकते हैं कि हम हिस्ट्री को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं
जबकि आप हिस्ट्री को सेक्युलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब हो या छत्रपति शिवाजी महाराज हो। आप एक जगह पे ये कहेंगे कि औरंगजेब के पास हिंदू जनरल्स थे और दूसरी जगह पे ये कहेंगे कि शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम जनरल थे, इसलिए सब एक ही हैं और सब मिलजुल के रह रहे थे। और मंदिर कैसे गिराए गए, क्यों गिराए गए, इसका तो कोई विश्लेषण नहीं होगा। जब भी मंदिर गिराए गए थे वो सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से गिराए गए थे, उसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं था। ये आपका पोजीशन होता है। इसीलिए मैंने इस पुस्तक में एक सेक्शन में मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी की भी बात कर रखी है, जहां पे मैंने ये कहा है यूरोपियन कॉलोनियलिटी जो है यूरोपियन उपनिवेशवाद और मिडिल ईस्टर्न कॉलोनियलिटी या फिर इस्लामिक उपनिवेशवाद में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं और बहुत सारे अंतर भी हैं या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज ये हैं कि दोनों एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि जो उनके मजहब या उनके रिलीजन को मानते हैं वो बिलीवर्स हैं और जो बाकी है वो इनफिडल होते हैं या काफिर होते हैं। मैं उनके रिलीजन के सिलसिले में कभी धर्म का उपयोग नहीं करूंगा। धर्म सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है, वो ना इस्लाम के लिए उपयोग करना चाहिए ना क्रिश्चियनिटी के लिए करना चाहिए, क्योंकि एक मजहब को मानता है और दूसरे रिलीजन को मानता है। हमें इसका अनुवाद धर्म में कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरह धर्म का अनुवाद रिलीजन नहीं है, उसी तरह रिलीजन का अनुवाद धर्म नहीं है, ना हो सकता है, ना होना चाहिए कभी। ये हमें समझ लेना चाहिए। तो जैसे आपने कहा था, इन दोनों के बीच में ये सिमिलरिटी है। तो एक ये कहता है कि क्रिश्चियनिटी के पहले, मतलब ईसा के पूर्व जो भी हो रहा था वो अंधकार में हो रहा था। उसी तरह इस्लाम भी कहता है कि हमारे पहले जो भी था वो जहिलियत था, विच इज द एज ऑफ इग्नोरेंस। सो एज ऑफ रीजन एक तरफ होता है, दूसरी तरफ इस्लाम की रोशनी की बात होती है। तो दोनों में सिमिलरिटीज होते हैं और दोनों में रेस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जहां पे व्हाइट सुप्रीमेसिज्म एक जगह पे होता है और दूसरी तरफ अरब सुप्रीमेसिज्म की बात होती है। तो एक एथनिक कंपोनेंट जो है वो बहुत ही क्लियर है। डिफरेंसेस ये हैं या फिर जो अंतर हैं या फिर जो I don't know what is the other word for differences. You're welcome to educate me on that. So the basic difference is one believes in the use of sword. एक तलवार के उपयोग के बारे में सोचता है और दूसरा बुद्धि के उपयोग से, इंस्टीट्यूशंस की उपयोग से, व्यवस्थाओं के उपयोग से हमारे जीवन पद्धति, मूल्यों और हमारी प्रणाली को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करता है, वो एजुकेशन के माध्यम से और भाषा नीति के माध्यम से। तो इसीलिए आज अगर आप देखें, हमारी वेशभूषा जो है पठान या फिर मिडिल ईस्टर्न ड्रेसेस तो नहीं है या सेंट्रल एशियन के ड्रेसेस तो नहीं है, लेकिन आज हम पैंट और शर्ट पहनते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। हम अपनी मातृभाषा में एक भी ऐसा वाक्य ठीक से पिरो नहीं पाते हैं जो पूरी तरह से इंग्लिश से परे हो और जिसमें अंग्रेजी का कोई उपयोग नहीं होता। ओके, तो ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के कारण है जो 47 से नहीं, 19वीं शताब्दी, इनफैक्ट 1835 से, जो मैकॉले के मिनट से जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, वहां से इसका स्रोत निकलता है। सो 1835 से जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है या निवेश किया है हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में, हमारे लैंग्वेज पॉलिसीज में, उसी का नतीजा आज आपके सामने है कि आज हमसे कहा जा रहा है कि भारत की हिस्ट्री में हमेशा सेक्युलरिज्म रहा है और हमारी अपनी कोई पहचान नहीं रही है, हमारा अपना कोई परिचय नहीं रहा है। तो इन दोनों बातों को मैं बताने की कोशिश करता हूं। और थेरेरो जी को मैंने ये स्पेसिफिकली बताया था कि आप यूरोपियन उपनिवेशवाद के बारे में बात करते हैं, उसका खंडन भी करते हैं, लेकिन आपका जो दृश्य है या फिर आपका जो परिप्रेक्ष्य है वो सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज पे या फिर डेवलपमेंट के बेसिस पे जाके रुक जाता है। आप उनके रेस के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन आप उनके रिलीजन के बारे में बात नहीं करते हैं जो वो कन्वर्ट करते हैं, जिसका ये एजेंडा है। ये 17वीं शताब्दी, मतलब 1614 से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स का ये रेजोल्यूशन था कि हमें भारत में किसी भी तरह ईसाई धर्म को पहुंचाना है और भारत को पूरी तरह से उसका धर्म परिवर्तन करना है। ये उन्होंने 1614 में कह रखा था और इसी के तहत इन्होंने पॉलिसीज और नीतियों को अपनाया और ये करते रहे, चाहे वो 1857 के युद्ध के पहले या उसके बाद भी इनकी नीतियां बदली नहीं थी। तो इसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं? ये आप इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि आप उपनिवेशवाद, मतलब कॉलोनियलिज्म को मानते हैं और जानते हैं कि ये बुरा था, ये हमारे लिए अच्छा नहीं था। लेकिन उसके पीछे की सोच के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपका सेक्युलरिज्म आपके आड़े आता है, क्योंकि आपका सेक्युलरिज्म आपको हिंदू धर्म के बारे में क्रिटिसिज्म करने के लिए अलाउ करता है, लेकिन ईसाइयों के रिलीजन के बारे में या इस्लामिक धर्म के बारे में आपको बात करने की अनुमति नहीं देता है। यही आपके
आप ये आपके दोगलेपन को दर्शाता है। ये जब मैंने उनसे कहा था, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये उन्होंने बात को घुमा दिया कि सिविक नेशनलिज्म, ये सिविक नेशनलिज्म होता क्या है, इस जंतु का मतलब ये जंतु दिखता कैसे है और चलता कैसे है और काम कैसे करता है, ये उनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा। चलिए इसी पे हम आपका जो दूसरा खंड है उस पर चलते हैं जी। क्योंकि वैसे तो इसी चैप्टर पे 2-3 घंटे बात की जा सकती है, लेकिन हमारे पास समय जी सीमित जी है, जी तो इस प्रकार से हम अपने समय मैनेज करेंगे। आपका जो दूसरा खंड है इस पुस्तक का, वो है सिविलाइजेशन, सभ्यता। जी। सभ्यता पर। उसके लिए आपने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है, उसको आपने OET फ्रेमवर्क बोला है, यानी जी जी ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और थियोलॉजी। जी। तो इस फ्रेमवर्क को आपने दोनों सभ्यताओं को तुलना करने के लिए उसका उपयोग किया है, तो इसके बारे में जी। आप थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। तो माई पोजिशन हैज बीन, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और थियोलॉजी की बात करता हूँ, और इसके हिंदी जो अनुवाद हैं या हिंदी के पर्याय हैं, इसके बारे में मैं ठीक से बात नहीं कर सकता। लेट मी स्विच टू इंग्लिश। अनफॉर्चुनेटली आई एम बेटर इन इंग्लिश, सो दैट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ द कॉलोनियलिटी। सो प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कोर्ट में बात करें या फिर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बात करते हैं, हिंदुओं के मुंह से ये एक अजीब तरह का स्टेटमेंट निकलता है कि सारे धर्म एक हैं, सभी एक ही को मानते हैं, सभी एक ही को पूजते हैं, सिर्फ प्रार्थना की जो पद्धति है ये बदल जाती है। डीएनए एक है, बाकी सब एक है, डीएनए एक है, बाकी सब अलग है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारी जो आत्मा की जो सोच है और उनका जो सोल का जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही अलग होता है। हम जैसे परब्रह्म या परमात्मा को देखते हैं और जैसे वो अपने गॉड को मानते हैं या फिर उनके जो रब होते हैं, इन तीनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं। तो जब ऑन्टोलॉजी में फर्क होता है, विच इज थियोरेटिकल रिलीजन, ऑटोमेटिकली आपके नॉलेज स्ट्रक्चर्स में अंतर आ जाता है, क्योंकि सारा जो ज्ञान होता है किसी भी रिलीजन, मजहब या धर्म से में देखें तो वो आत्मा के डेफिनेशन के बेसिस पे ही उनके नॉलेज स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते हैं। हमारे जितने भी दर्शन हैं, षट दर्शन जो हैं हमारे, जैसे न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये जितने भी हमारे छह फिलॉसफीज हैं, ये आत्मा के डेफिनेशन के बेसिस ही इनके एवोल्यूशंस हुए हैं, जो वैदिक फिलॉसफीज हैं। तो जब बेसिक डेफिनेशंस में इतना अंतर है, तो सारे मजहब, रिलीजन और धर्म एक कैसे हो सकते हैं। मंदिर और मस्जिद में बहुत ही गहरा अंतर है, क्योंकि वहां पे प्रार्थना होती है और हमारे इसमें पूजा होती है। पूजा और प्रार्थना में बहुत ही अंतर होता है। आप पूजा उस चीज की करते हैं जहां पे आपने किसी प्रतिमा की प्रतिष्ठान की हो, और प्रतिष्ठान का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सिक्रेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये उनके मजहब में नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रिकॉग्नाइज किया था कि मंदिर और मस्जिद, उनके नेचर्स एक नहीं होते हैं, उनका जो कैरेक्टर है एक नहीं होता है। इसीलिए मंदिर को समझ लीजिए, अगर आपने उसको तोड़ा तो उसका एक अलग नतीजा होता है, क्योंकि मंदिर एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है। प्राण प्रतिष्ठान जो करते हैं वो एक ही जगह करते हैं, और वहां से जब तक आप जैसे डेसिक्रेशन अपने तरीके से नहीं करते हैं, हमारा ये मानना होता है जो दैवीय ऊर्जा होती है वो वहीं पे स्थित है और उसको हम कहीं और लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना की जगह है, या फिर इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, या प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल, प्लेस ऑफ प्रेयर, ये कहीं भी आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। आप इसका प्रतिष्ठान नहीं करते हैं, आप इसको स्थापित करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। सो इतने जो डिफरेंसेस हैं, इसके बेसिस पे मेरा ये कहना है कि हमें अपने धर्म को क्रिश्चियन लेंस से, क्रिश्चियन दृश्य से उसको देखना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हम जितने भी अपने कास्ट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, या फिर हमारे मंदिरों की जो लेट्स से एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज को देखते हैं, आज दुर्भाग्यवश हम इसको एक क्रिश्चियन नजरिए से देखते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ही इंस्टीट्यूशंस के साथ अन्याय करते हैं। Therefore, when there are critical differences of ontology, epistemology and theology, please do not believe that everything is the same. They are equal in the eyes of law. कानून के नजर में या फिर संविधान के नजरिए से इनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना और पूजा में कोई अंतर नहीं है, अंतर है और हमेशा रहेगा।
तो इसको बाकी लोग अच्छे तरह से समझते हैं, लेकिन जो हिंदू दिमाग है इसके अंदर बहुत सारी विकृतियां भरी पड़ी हैं। तो ये जो ज्ञान है ये उनके लिए है कि आप इस सोच से बाहर आइए, आप ये पहचानना सीखिए कि इसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। आप सर्वधर्म संभव के नाम से अपने ही प्रणाली के साथ, अपने ही इंस्टीट्यूशंस के साथ और अपने ही मूल्यों के साथ अन्याय मत कीजिए। करेक्ट। जैसा कि जयपुर डायलॉग्स पे हमने ये इवॉल्व किया है, एक जो है वो हिंदू जो सनातन फ्रेमवर्क है वो एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क है, जी सर। और जो एब्राहमिक फ्रेमवर्क है वो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क है। जी। एब्राहमिक गॉड इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट, और जो ब्रह्म है वो एक एक्सपीरियंस का मामला है। तो फ्रेमवर्क्स बिल्कुल अलग अलग है जैसा आप कह रहे हैं, तो उसको ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और थियोलॉजी पे टेस्ट किया जाना चाहिए। इसी में सिविलाइजेशन में आपने जो पूरा का पूरा मैकॉले का मिनट और राम मोहन रॉय का जो उनको पत्र इत्यादि लिखे गए हैं वो आपने इसी चैप्टर में लिए। इनका हमारी सभ्यता पर क्या प्रभाव है? तो आप जानते हैं सर कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, ओके। और इसने हमारे देश भर में मैकॉले का नाम इतना प्रसिद्ध कर दिया है कि सब जानते हैं कि मैकॉले ने हमारे जीवन प्रणाली के साथ और हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ बहुत छेड़छाड़ किया है। वो सब ठीक है, लेकिन जब चोरी होता है, चोर का जितना दोष होता है उतना ही दोष मकान मालिक का भी होता है अगर वो अपने दरवाजे को खुला छोड़ता है, ओके। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को परपेचुअल विक्टिम्स नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो आपके वश में है, आपने उसको 47 के बाद उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की है, जिसके कारण चोर तो जा चुका है, लेकिन अब का चोर जो है वो अंदर का चोर है, ओके। तो क्रिटिकल रेस थियरी जो पाश्चात्य जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है आज के डेट में, वो एक विक्टिमहुड का सेलिब्रेशन होता है, वो किसी भी हल की ओर नहीं जाता है, वो एक एंटाइटलमेंट माइंडसेट या एंटाइटलमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर भागता है। लेकिन डीकोलोनियलिटी के द्वारा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले उपनिवेशवाद के पीछे की सोच को समझो, जो और उसका आज का जो प्रभाव है उसको भी देखने की कोशिश करो, एक्नॉलेज इट्स एग्जिस्टेंस, और उसके लिए आप हल ढूंढिए, और अपने ही तंत्रों से, अपने ही दर्शनों से, अपने ही इतिहास, अपने ही सभ्यता और संस्कृति से आप उसका हल ढूंढने की कोशिश कीजिए, करने का प्रयत्न कीजिए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डीकोलोनियलिटी, जहां पे आप आगे की ओर बढ़े, लेकिन अतीत से जितनी प्रेरणा आपको मिल सकती है और जितना सीख आपको मिल सकता है उसको आप लेके आगे बढ़िए। तो ये ना पूरी तरह से पुनर्निर्माण है, ना पूरी तरह से नवनिर्माण है, ये बीच का है, जहां पे आज के जो आपके चैलेंजेस हैं उसको डील करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नवनिर्माण करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जो नींव है उसके लिए आप अतीत के जो ईंट हैं उसके इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो उस नजरिए से वो पुनर्निर्माण होगा, क्योंकि अतीत के ईंट को आप अपने आज या कल के बुनियाद के बेसिस पे उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से न पुनर्निर्माण है, नवनिर्माण है, ये दोनों का लेट्स से मिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। इट इज अ मिश्रित फाउंडेशन, ये एक मिश्रित इमारत है। तो मैं उसी नजरिए से बोलने की कोशिश करता हूं कि 47 तक आपका कहना ये जायज हो सकता था कि वो चोर यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, लेकिन 47 में वो चोर जा चुका है और अब गोरे चोर चले गए, अब भूरे चोर रह गए, ओके। तो इनके साथ हमें डील करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे कॉलोनाइजर के जाने के बाद उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम्स और लैंग्वेज पॉलिसीज को बदलने की कोशिश की है, और जिसके वजह से उनकी जो अस्मिता है, राष्ट्रीय अस्मिता है या फिर सांस्कृतिक अस्मिता है, वो अभी तक जीवित है। भारत की जो राष्ट्रीय या सांस्कृतिक या सभ्यता की जो अस्मिता है वो राष्ट्र की वजह से जीवित नहीं है, वो सोसाइटी की वजह से और समाज की वजह से जीवित है। राष्ट्र इस अस्मिता को बार बार इसको कम करने की और इसको तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म में भरोसा रखता है। तो ये जो रोग है इसका निवारण करने की मैं कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ अपनी पुस्तक के द्वारा, ताकि लोग सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। सोशल मीडिया में, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो, जो सो कॉल्ड हिंदूवादी होते हैं या नेशनलिस्ट जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि तुम सेक्युलर नहीं हो, तुम सूडो सेक्युलर हो। ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर दूसरा बंदा पूरी तरह से सेक्युलर भी हो, लेटर एंड स्पिरिट में सेक्युलर भी हो, तब भी आप ही का
लेट्स से मतलब यू आर द वन हु इज गोइंग टू सफर, आपका भला नहीं होना है, आपकी हानि ही होनी है, क्योंकि सेक्युलरिज्म जो है नॉन क्रिश्चियन सिविलाइजेशंस को, नॉन क्रिश्चियन संस्कृतियों को, नॉन क्रिश्चियन सभ्यताओं को जीवित नहीं रखता है, उनको काटने की कोशिश करता है, उनको एक्सटिंक्शन की ओर धकेलने की कोशिश करता है एक्टिवली। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि वो तलवार के बेसिस पे नहीं करता है, वो लैंग्वेज और एजुकेशन के बेसिस को आपको थोड़ा थोड़ा करके आपका गला घोटने की कोशिश करता है, और आपको पता भी नहीं होता कि आप मर रहे हैं, जैसा आज आपके साथ हो रहा है। करेक्ट। जैसे कि मैकॉले ने अपने मिनट्स में यूज किया है, सुपरस्टिशंस एंड प्रेजुडिसेस। करेक्ट। दैट इज अ टिपिकल colonial lens for Correct. all pagan practices, particularly in the context of the Indian practices. तो मैकॉले के बाद जब हम आगे चलते हैं, दैट आपका तीसरा खंड है, उसमें जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो एक्चुअली यू बिगिन बेसिकली फ्रॉम 1853, और जो चार्टर एक्ट्स है वहां से आरंभ करते हुए आप उसमें जाते हैं, और आप ये नोट करते हैं, दर्शकों ये ध्यान से सुनिएगा, आप ये नोट करते हैं कि 1857 के पहले भी जो उनका सेक्युलरिज्म था वो क्रिश्चियन सेक्युलरिज्म था, एंड देयर वाज अ क्लियर इंटेंट टू रन अ क्रिश्चियन सेक्युलर गवर्नमेंट। और 1858 की पार्लियामेंट्री डिबेट्स को आपने काफी विस्तार से दिया है, और उसमें भी आपने ये नोट किया है कि जो प्रोक्लेमेशन भी था वो लॉर्ड्स टेम्पोरल और लॉर्ड्स स्पिरिचुअल के, जिसको हम लॉ की भाषा में इम्प्रिमेचर कहते हैं, उसके आधार पर था। तो भी सिविलाइजेशनल प्रैक्टिसेस या सिविलाइजेशनल मैंडेट प्रिस्क्राइब करना चाहते थे लॉर्ड मैकॉले, उसका संभवतः पूरा स्पष्ट प्रभाव ये 1858 का जो एक्ट था और जो क्राउन का डिक्लेरेशन था ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग इन द नेटिव प्रैक्टिसेस, वो एक क्रिश्चियन सेक्युलरिज्म था। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। तो अपनी पुस्तक में ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेक्युलरिज्म जो शब्द है, इसको कभी भी हमें सिर्फ सेक्युलरिज्म के बेसिस पे नहीं समझना चाहिए। इसका पूरा जो इसका जो विश्व रूप है वो है क्रिश्चियन सेक्युलरिज्म, क्योंकि सेक्युलरिज्म का जो इजाद हुआ था क्रिश्चियनिटी के आधार पे ही हुआ था। ये एक क्रिश्चियन प्रिंसिपल है, ये क्रिश्चियन पॉलिसी है, जहां पे उनका ये मानना है कि जो भौतिक जो जीवन है इस पे राजाओं का राज चलेगा, और जो आध्यात्म जीवन है इस पे पादरियों का राज चलेगा, और इसी बेसिस पे उन्होंने अपने टेरिटरी का डिवीजन किया था, सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जीवन पे चर्च का कंट्रोल रहेगा, सेक्युलर जीवन पे मतलब नॉन रिलीजियस जीवन पे राजाओं का कंट्रोल रहेगा, लेकिन राजा क्रिश्चियन राजा होंगे और उनकी जो पहचान होगी वो भी क्रिश्चियन होगी। सेक्युलरिज्म का अर्थ सिर्फ यही है कि राजा के पास रिलीजन के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन पादरियों के पास सेक्युलर इश्यूज में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। वो इसलिए क्योंकि पादरी जो हैं राजा से भी बड़े होते हैं, क्योंकि उनके भगवान और लोगों के बीच सिर्फ पादरी ही बात कर सकते हैं। इसीलिए राजाओं का जो स्थान है पादरियों के स्थान से कम होता है। तो इनका जो उनकी जो वर्ण व्यवस्था होती है वो ऐसे होती है, ऊपर होंगे भगवान, उसके बीच में होंगे इनके पादरी, उसके नीचे होंगे इनके राजा, और उसके नीचे होगी सामान्य जनता। सामान्य जनता राजाओं की सुनेगी और पादरियों की सुनेगी। राजा जो हैं पादरियों के सुनेंगे और भगवान की सुनेंगे, लेकिन वो भगवान की भी पादरियों के माध्यम से ही सुनेंगे, और पादरी किसी की नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ भगवान की सुनेंगे। तो यही इनकी वर्ण व्यवस्था होती है। तो सेक्युलरिज्म का ये कॉन्सेप्ट होता है कि स्टेट या राष्ट्र का अपना एक परिचय होगा और वो ईसाई पहचान होगी, इट विल बी अ क्रिश्चियन कंट्री। एंड जो पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म होगा वो ये होगा कि राजा धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
आप इसको भारत के सेकुलरिज्म के साथ कंपेयर कीजिए, उसकी तुलना कीजिए। हम ये मानते हैं कि राष्ट्र की कोई पहचान नहीं होगी क्योंकि ये सेक्युलर राष्ट्र है, और दूसरा, राष्ट्र या राज्य जो है हमेशा धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करेगा, और सिर्फ धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, मतलब हिंदू इंस्टीट्यूशंस के साथ हस्तक्षेप करेगा, ईसाई रिलीजन के साथ और इस्लामिक धर्म के मजहब के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये है हमारी परिभाषा। ये इतनी गंदी परिभाषा है और इसका एक्चुअल डेफिनेशन से और एक्चुअल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप पाश्चात्य जगत के मूल्यों के आधार पर ही जीना चाहते हैं तो आप भी अपने सेकुलरिज्म को हिंदू सेकुलर कर दीजिए फिर। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हिंदू राष्ट्र होगा जहां पे हिंदू धर्म को प्राथमिकता दी जाएगी और बाकी लोगों को सहा जाएगा, क्योंकि इसी को कहते हैं सहिष्णुता या टॉलरेशन। टॉलरेशन का मतलब यह है कि हम आपको झेल रहे हैं लेकिन प्राथमिकता हमारे लोगों को दी जाएगी क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। यही तो क्रिश्चियन सेकुलरिज्म है और यही तो क्रिश्चियन टॉलरेशन है। तो आप अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो ये फॉलो कर लीजिए, या फिर आपको अपने ही जीवन मूल्यों के बेसिस पे अपने राष्ट्र की लेट्स से डेफिनेशन को करना होगा या फिर उसको सींचना होगा। तब धार्मिक प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि धार्मिक राष्ट्र में धार्मिक धर्मों को, इसका मतलब ये है जो धर्म भारत के जमीन से या फिर यहाँ की जो उपज है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वो हमारी संस्कृति से निकले हुए हैं और हमारे सभ्यता के करीब हैं। बाकी जितने भी रिलीजन है, चाहे वो पारसी हो या यहूदी हो या क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम्स हो, इनका हमारे जमीन के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। ये बाहर से आए हैं, इनको हम यहाँ पे रहने देंगे और इनको हम डिग्निटी के साथ यहाँ पे रहने देंगे। लेकिन जब भी इनके राइट्स की बात आएगी वो पब्लिक मोरालिटी के बेसिस पे उसका लिमिटेशन होगा, और पब्लिक मोरालिटी जो है हमेशा मेजॉरिटी के मोरालिटी के बेसिस पे उसका डेफिनेशन होता है, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो या कहीं पे भी हो। Public morality of India, of Bharat, is based on the morality of this civilization, which is the dharmic civilization. It is not a Christian civilization. It is not an Abrahamic civilization. It is not a Parsi civilization. बाकी जितने भी हैं हमारे हिसाब से हमने आपको यहाँ पे अकोमोडेट किया है। Therefore, जो ट्रीटमेंट यूरोप बाकी रिलीजन्स को देता है अपने आइडेंटिटी को रिटेन करते हुए, हम भी ये करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए तो यूरोप ही तो दृष्टांत है, वही तो आपके लिए रोल मॉडल है, तो हम भी यही करेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है? और ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेबल है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में एवरी राइट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी इज द मोरालिटी ऑफ द सिविलाइजेशन एंड देयरफॉर द सिविलाइजेशन इज अ धार्मिक सिविलाइजेशन। Yes, but the Supreme Court is already wading into constitutional morality concept. तो ये आज के डेट में यही तो प्रॉब्लम है कि पब्लिक मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बीच का जो उसके बीच की जो लड़ाई है, यही सबसे बड़ी लड़ाई है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना उनको उसमें रुचि है ना उसकी समझ है। दैट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। मेरे हिसाब से हमें लोगों के बीच में इसके बारे में और थोड़ा ज्यादा बात करना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पब्लिक मोरालिटी को कितना काटने की कोशिश करता है और भारतीय समाज के धार्मिक रूट्स को और आधार को नकारने की कोशिश करता है। Yes, maybe we can have that discussion on some other day. Yes. अब आपका जो इसका 1858 से लेकर लगातार 1990 तक आपने काफी विस्तार से जो सारे डिस्कशंस हुए हैं और अलग अलग एक्ट्स जो आए हैं उनमें जो भी डिबेट्स हुई है उनके बारे में आपने लिखा है, तो उसका थोड़ा सा जिस्ट बताएं। 1919 का जो आपने जहां पर इस पुस्तक को का अंत किया है वहां तक। जी सर, मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि भारत का जो आज का संविधान है इसका नींव कैसे पड़ा और कब पड़ा, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, उसके पीछे की सोच क्या थी और इसके ड्राइविंग फैक्टर्स क्या थे, हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। सो द पॉइंट दैट आई ट्राई टू मेक is that the constitution, the first British made constitution of Bharat, which is the Government of India Act of 1919, is not the product of a national development, it is the product of an international development. So I try to connect the dots between the end of the First World War, leading to the Paris Peace Conference, leading to the Treaty of Versailles, leading to the foundation or the founding of the League of Nations, then the parallel debates that go on in the British Parliament, both in the House of Lords and the House of Commons, जो ये कहता है कि लीग ऑफ नेशंस जो है
It represents Christian peace, Christian brotherhood, Christian Senate, Christian League of Nations, Christian truth, Christian rationality, तो and Christian civilization, जिसके बेसिस पे ये कहने की ये कोशिश करते हैं हमारे जो राष्ट्र के सिद्धांत होते हैं, जैसे नेशन स्टेट का जो पॉलिसी होता है, उसी के बेसिस पे बाकी जितने भी राष्ट्र हैं या जितने भी देश हैं जो लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनना चाहते हैं, उनको भी हमारे ढांचे में डलना चाहिए, which is to say they must cast themselves in the mold of a nation state akin to a European state or a European nation state. And इसी के बेसिस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन चलता है भारत के लिए एक संविधान के लिए, क्योंकि संविधान was treated and was meant to be an instrumentality of converting colonized societies in the image of European nation state through the introduction of Christian political institutions so that they can gradually move towards a Christian concept of civilization and eventually towards secular Christianization of their cultures and societies. ये उनका मकसद था और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये इन्होंने खुल के बोल दिया था अपने डिस्कशंस में, चाहे वो लीग ऑफ नेशंस में हो या लीग ऑफ नेशंस के सराउंडिंग जितने भी डिबेट्स चल रहे थे या फिर भाषण जो दे रहे थे, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे या कोई और थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस चल रहे थे, सब ने ये खुल के बोला था कि इनका जो दृष्टांत है या फिर इनका जो मापदंड है वो है क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, और बाकी सोसाइटीज को अपने आप को इस बेंचमार्क के बेसिस पे खरे उतरना था. Therefore, all of them have to adopt a constitution. So therefore, constitution was introduced in colonized societies with the express intent of gradually secularizing their identities to rid them of their so-called superstition, namely their own faith systems, and to introduce them to the concept of Christian values and Christian civilization through political structures, through educational structures, and through language policies. इसका इन्होंने खुल के जिक्र किया है in the report on Indian constitutional reforms, which is otherwise known as the Montfort report, जिसको दो लोगों ने एक्चुअली ड्राफ्ट किया था. एक थे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड देन द वाइसरॉय मोंटागो एंड केम्सफोर्ड. दोनों ने मिलकर इसकी रचना की थी, जहां पे इन्होंने ये कहा था स्पेसिफिकली कि हमें ये करना चाहिए क्योंकि भारत जो अंधकार के गर्दों में डूबा पड़ा है बिकॉज ऑफ इट्स हिंदू रिलीजन, इसका उद्धार करना हमारी जिम्मेदारी है. और हम इसका उद्धार कैसे कर पाएंगे? हम इनको सिखाएंगे कि राष्ट्र कैसे चलाया जाता है. इन बर्बर लोगों को हम सिखाएंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है, संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है. हम इनको अंग्रेजी पढ़ाएंगे और साइंटिफिक टेम्पर पढ़ाएंगे. ये इनका मकसद था अंटिल 1919. और ये जो मकसद है 1614 से लेके 1853 तक नहीं बदला, इनफैक्ट 1857 तक नहीं बदला. 1858 दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 1990 तक इसमें कोई अंतर नहीं आया था. तो मैं यही एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूं कि 1919 तक इनकी सोच जो है ऐसी ही रही है. और मैं इस बात को खुला छोड़ देता हूं कि जब यहां से अगली बार संविधान की बात होती है 1935 में या फिर 1946 में, विच इज 1946, तो क्या हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो निर्माता थे, इनको इसका ज्ञान था या नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें हमारा ईसाईकरण हो रहा था, हमारा क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा था? इसका इनको ज्ञान था या नहीं था? अगर था तो इन्होंने इसके साथ जूझने की क्या कोशिश की? अगर नहीं था तो हम इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं बिना कोई प्रश्न की? बिल्कुल सही है आपने ये जो कहा है. और एक्चुअली आई वुड से दैट I'm probably getting ahead of myself because we're venturing into the second part of your trilogy, that we probably swallowed the entire civilizing mission and its concept hook, line and sinker. मछली जो है वो पूरी तरह से जाल में आ गई. तो इसी पे मैं आपका अब थोड़ा सा ये चाहूंगा कि आप बताएं कि अगली जो आपकी पुस्तक जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्रायलॉजी आने वाली है जी, उसमें आप इस थीम को कैसे डेवलप करेंगे? आपका निश्चित रूप से आपने उसका कोई फ्रेमवर्क या उसका कोई आइडिया बना लिया होगा, तो उसके बारे में यू कैन गिव अस अ स्नीक पीक और समथिंग लाइक दैट.
तो सेकंड बुक का राइटिंग शेड्यूल शुरू हो चुका है सर, और मैंने इस पे अपना कार्य शुरू कर दिया है। इसका श्री गणेश हो चुका है, और इस पे मैं पिक्चर का जो पूरा स्टोरी है इसको रिवील नहीं करूंगा, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उपनिवेशिकता और लेट्स से सभ्यता, इन दोनों के नजरिए से मैं संविधान को और समझने की कोशिश करता हूं 1920 से लेके 1951 तक। और मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि आज जब हम संविधान की बात करते हैं और हमारी जो धारणा है इसके बारे में, इसका कोई बेसिस या कोई फाउंडेशन है या नहीं। और मैं ये भी बता देता हूं कि मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है कि अंत क्या होना चाहिए या फिर डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, बिकॉज मैं इसके साथ मैं न्याय करना चाहता हूं, अपने दिमाग को थोड़ा खुला रख के, क्योंकि मटेरियल और भी आ रहा है जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एज ऑन डेट मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इस सवाल का कि हमारा जो संविधान है हमारी संस्कृति या सभ्यता के विरुद्ध है या उसको आगे करने की कोशिश करता है। इस प्रश्न का आज मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। अगर है, मैं उसको अपने राइटिंग पे हावी होने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको एक जेन्युइनली ऑनेस्ट परसूट की बेसिस पे आगे लेके जा रहा हूं। मेरे अपने बायसेस हैं, मेरे अपने प्रेजुडिसेस हैं, बट आई डोंट वांट माय बायसेस एंड प्रेजुडिसेस टू इन्फ्लुएंस माय राइटिंग टू द एक्सटेंट कि मैं हिस्ट्री और फैक्ट्स को नकारने की कोशिश करूं। सो द आइडिया इज टू सी 1935 जो एक्ट आया था वो 1919 के एक्ट के सिविलाइजिंग मिशन को आगे लेके जा रहा है कि नहीं। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950, वो भी उसको आगे लेके जा रहा है या उसको एक हद तक कम करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान के निर्माताओं में आपके पास पंडित मदन मोहन मालवीय थे, राजगोपालाचारी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेहरू जी और अंबेडकर जी ने मिलकर इसकी रचना की थी, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे। तो जब इतने सारे लोग थे जो हिंदू थे नाम से, वेशभूषा से, अपनी धारणा से, अपनी सोच विचार से, तो क्या इन्होंने भी इसी मिशन को आगे किया या फिर इसको कम करने की कोशिश की, या फिर इनकी क्या ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसकी वजह से इन्होंने इसको आगे किया? ये सब मैं समझने की कोशिश करूंगा। होपफुली अगले साल के बीच में ये बुक रिलीज हो जाना चाहिए, बाय जून 2022। सो पिक्चर अभी बाकी है, ट्रेलर भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अगर ट्रेलर रिलीज हुआ है वो तो सिर्फ पुस्तक 1 है। पुस्तक 1 बाहुबली 1 है, पुस्तक 2 बाहुबली 2 है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इसमें बाहुबली 3 भी आएगा। वेरी जी। गुड। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, साईं दीपक। बाय द वे, आई हैव लेफ्ट ब्लूम्सबरी नाउ। I know. For certain reasons. I understand. I completely understand. With that, thank you very much. धन्यवाद साईं दीपक, धन्यवाद धन्यवाद सर। दर्शकों। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।